हेलो व्यूवर्स। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक मेडिकल टॉपिक ही डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिएक्टिव अर्थराइटिस, जो कि मेरे एक व्यूवर की डिमांड है कि मैम आप प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो उसी की डिमांड में मैंने ये टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ आज आपसे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा? क्योंकि मेरे चैनल पे सभी यूजी और पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं शल्य तंत्र के, जनरल सर्जरी के, वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं विद इन ए लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आई थिंक मेरे हिसाब से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप सबके लिए ये वीडियोस। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिगार्डिंग माई कंटेंट, रिगार्डिंग माई वीडियो, रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी मैं बात करती हूँ अबाउट रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो रिएक्टिव अर्थराइटिस को समझने के लिए ही हम सबसे पहले, आपको पता है मैं हमेशा वर्ड से ही मीनिंग निकालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है, ये कोई बुकिस नहीं है, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि रिएक्टिव और अर्थराइटिस तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन रिएक्टिव से हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि विच रिएक्ट। और रिएक्ट किस केस में करेगा? रिएक्शन तभी होगा जब पहले कोई एक्शन हो। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्शन होता है उसके बदले में साइमल्टेनियसली जो रिएक्शन होने की वजह से जो अर्थराइटिस डेवलप होगी उसको हम कहेंगे रिएक्टिव अर्थराइटिस। मीन्स इट इज़ ए अर्थराइटिस विच डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शंस क्या होंगे? जनरली इन्फेक्शंस विद इन बैक्टीरिया। और ये इन्फेक्शन मेनली किसके द्वारा कोज किए जाएंगे? ये जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी मैं आपको इटियोलॉजी में बताऊंगी कि मेन कौन से हैं, क्योंकि देखो इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, फंगाई, प्रोटोजोआ, मतलब काफ़ी एजेंट्स होते हैं ना। तो उनके अंदर भी मेनली जो बैक्टीरियाज के द्वारा जो कोज की जाती है डिजीज़, उसको बोलते हैं हम अर्थराइटिस। इट इज़ ए डिजीज़ विच डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एजेंट्स बोल सकते हैं, या फिर बैक्टीरियल it is a disease, or we can say it is a arthritis which develops as a result of bacterial infections, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो हैं वो जब एक्शन करेंगे बॉडी के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मैं आपको फर्दर पैथोलॉजी में बताऊंगी, तो जिसकी वजह से हमारी ये अर्थराइटिस डेवलप होती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ क्या है, किस वजह से होता है। तो जैसे मैंने मेनली बताया था आपको कि मेन जो रीज़न है वो है इसका इन्फेक्शन। ये जनरली बॉडी के अंदर जब बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन होता है तो उसी के वजह से ये बॉडी के अंदर डेवलप होती है। अच्छा, इसका डेवलप होने का टाइम ऐसा नहीं है कि मान लो आज आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज गए हैं और आज ही आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। ये 3 डेज से लेके ऑलमोस्ट 6 वीक तक का इंक्यूबेशन टाइम बोल सकते हैं हम इसको। तो 3 डेज से लेके 6 वीक तक का टाइम ले सकती है अपने साइन और सिम्टम डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो एजेंट्स की जैसे मैंने बात की, तो इसके अंदर मेनली जो है वो 2 ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और कौन सा? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये 2 ट्रैक्ट मेनली इन्फेक्टेड होते हैं। इन 2 ट्रैक्ट्स में भी कौन कौन से बैक्टीरिया जनरली, जैसे जेनाइटो यूरिनरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मेनली क्लैमाइडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कोज करता है। और वहीं पे अगर हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे साल्मोनेला और सिजिला जो बैक्टीरियाज है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के तौर पे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं मिलेंगे, इसके अलावा भी मिल सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम हुआ, निसीरिया हुआ, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो यही बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ तो पैथोफिजियोलॉजी में बताया गया है कि ये एक इम्यूनो डिसऑर्डर्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये एक इम्यूनो डिसऑर्डर्स है। और इसमें क्या होता है कि जनरली जब भी हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर किसी भी थ्रू से, मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी आपको चोट लगी किसी भी वेव से, या फिर ब्लड के अंदर मान लो कहीं से कोई इन्फेक्शन, मान इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह हो गई, तो उनके थ्रू जब भी बॉडी में आके ये बैक्टीरियाज
ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, बॉडीज़ के अंदर इन्वेजिनेट होते हैं। तो क्या होता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इनकी ही एक अपेंडिसेस मतलब इनकी ही एक शाखा से टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और वो जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो फिर फर्दर एक्ट करती हैं हमारे साइनोवियम के ऊपर, ठीक है, एज ए मिमिक इन मोलिकुलर फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि ये वो बैक्टीरिया के अपेंडिसेस से ही टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होती हैं और वो फिर बॉडी के जो साइनोवियम होता है उसके ऊपर एक्ट करती हैं और जिसकी वजह से ये सारे साइन और सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। और फर्दर जितने भी एंटीजेंस होते हैं उनके ऊपर वो रिएक्ट करती है, मतलब बॉडी का जो पार्ट होता है वो उसको एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स में इसके अंदर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड अलग है, स्किन से रिलेटेड अलग है, आइज से रिलेटेड अलग हैं, ठीक है, और जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्डियक से रिलेटेड अलग है। कार्डियक जो सिम्टम्स है वो जनरली बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो इन सब में जो मेन जो है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे मेन जो बताया गया है वो बोला गया है कि इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टिव अर्थराइटिस के अंदर मेनली क्या होता है, ये एक ओलिगो अर्थराइटिस होता है जनरली लोअर लिम्स के अंदर, ठीक है। जो हमारी लेग्स होती हैं वो इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू अपर, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो ओलिगो अर्थराइटिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर जनरली पेशेंट की जो फिंगर्स की जो शेप होती है वो सॉसेज SAUSAGE सॉसेज शेप्ड फिंगर्स की शेप हो जाती है, टोज की शेप हो जाती है। नेक्स्ट पेशेंट को हिल के अंदर पेन रहने लग जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि नॉर्मली एक टाइम के अंदर जनरली 5 to 6 जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होंगे, इससे ज़्यादा जॉइंट्स इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होते हैं। और उनके अंदर भी मेनली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे वो आपके एंकल रीजन का और नी रीजन आपका सबसे पहले इन्वॉल्व होता है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्दर इन्वॉल्व होता है। अगर मान लो रिएक्टिव अर्थराइटिस में आपका स्कोलियोसिस या फिर हिप जॉइंट अगर इन्वॉल्व है तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस होती है वो जनरली पुअर मानी गई है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आइज से रिलेटेड कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, इराइटिस की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं इसके ऊपर इन्फ्लामेटरी रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, पुस्टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको देख के अलग से पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि ये स्टार्टिंग में ये जो कंडीशन होती है, मान लेगा स्किन की अगर हम देखें तो ये सोराइसिस से भी रिलेटेड हम देख सकते हैं कि ये देखने में ऐसा लगेगा कि पेशेंट को सोराइसिस है जब तक हम फर्दर उसको एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशेंट को पाल्म के ऊपर भी पोस्टूल्स होते हैं, ठीक है। पोस्टूल्स पस से फील्ड जो ये होते हैं, सिस्ट टाइप जो होती है बल्जिंग, ठीक है, जब वो पस से फिल हो जाती है, सिस्ट नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है। जब पस किसी उसके अंदर फिल हो जाता है तो उसको पोस्टूल्स बोलते हैं। तो पोस्टूल्स मिलेंगे आपको पेशेंट की पाम के अंदर, ठीक है। और जो स्किन होगी वो या तो इरिथमेटस मिलेगी या बहुत ही ड्राई सी मिलेगी, ठीक है। जो नेल्स होंगे, नेल्स के ऊपर आपको पिट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेल्स के जो नीचे का जो पार्ट होता है वो हाइपरट्रोफाइड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम मिल सकते हैं आपको। म्यूकोजल अल्सर्स मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। या फिर अगर कार्डियक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कार्डियक में क्या होगा, अगर पेशेंट को मान लो सिम्टम है तो कार्डियक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओर्टिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो कार्डियक वाल हैं उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर जेनाइटल ट्रैक्ट की, जैसे मैंने बताया कि मेन प्रॉब्लम मिलती है, तो उसके से पेशेंट को डिस्यूरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है वो आपको इन बिटवीन टाइम चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर रहेगी, ठीक है, बीच बीच में आपको ब्लीडिंग होती है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को। ये जनरली जो है वो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट के अंदर भी मिलता है। मान लो कोई पेशेंट है जिसको विद इन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ हो गए हैं उसको रिएक्टिव अर्थराइटिस का इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में, और अगर वो मान लो किसी से फिजिकली कांटेक्ट करता है तो नेक्स्ट जो पर्सन होता है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे केस में आपको पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेशेंट को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
तो ये सब डिस्यूरिया की प्रॉब्लम, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत होती है। अच्छा, इसमें क्लासिकल ट्रेड बताए गए हैं सिम्टम्स के। क्लासिकल ट्रेड के अंदर जो एक मेन है वो जैसे अर्थराइटिस हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया, और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो क्या है आपका ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जनरली ऐसा नहीं है कि सबके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मतलब बताया है गया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सिम्टम जो अभी मैंने बताए हैं इनमें से ये सिम्टम आपको पेशेंट को, इनमें से जनरली 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, पेशेंट के कई बार पेशेंट के स्काल के ऊपर भी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम मिल सकती है। ठीक है, हेड के ऊपर मिल सकती है। तो ये कुछ जो चेंजेस होते हैं ये रिएक्टिव अर्थराइटिस के पेशेंट को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा साइन सिम्टम्स बहुत हैं, लेकिन जो मेन जो जनरली पेशेंट के अंदर दिखते हैं वो मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट अगर मैं डायग्नोसिस टूल की बात करूँ तो डायग्नोसिस के अंदर इसके अंदर जैसे जो मेन बताया गया है वो है कि अगर मान लो पेशेंट को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जैसे आपने देखने से लग रहा है कि पेशेंट के जॉइंट्स, ये जो मेन जो है डायग्नोसिस ये क्लिनिकल बेस के ऊपर ही डायग्नोस किया जाता है पेशेंट को। ठीक है, जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती हैं या फिर जो फर्दर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो खाली अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए होता है, लेकिन मेनली आप जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तभी मेन जो फाइंडिंग होती है वो उसी के अंदर देखी जाती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, आप जॉइंट्स को एग्जामिन करेंगे तो जॉइंट्स के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस देखने को मिल सकते हैं। पे जो जॉइंट्स होंगे वो आपके वार्म हो सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ का अदर बॉडी पार्ट्स के कंपेरिजन ज़्यादा मिलेगा। आपको लाइट पेन भी मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, हल्की स्वेलिंग भी मिल सकती है। कहने का मतलब जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो जॉइंट्स हैं, जो मेटाटार्सस जॉइंट्स हैं वो आपके वहाँ पे पेन आपको फील हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसके अंदर जब आप साइनोवियल फ्लूइड को आप एस्पिरेट करके जब भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अगर उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के पार्ट्स अगर मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिएक्टिव अर्थराइटिस पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, अगर ये फाइंडिंग्स आपको साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को सी रिएक्टिव प्रोटीन जब हम कराते हैं तो वो रेज्ड हुआ मिलता है। ESR अगर किसी पेशेंट का अबव 30 है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस की प्रॉब्लम है साथ में, ठीक है, और मतलब आपके WBCs काफ़ी बढ़े हुए हैं, और WBCs में भी अगर आपके न्यूट्रोफिल काउंट का सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंस होता है उसके अंदर, तो अगर ये कुछ फाइंडिंग्स अगर आपको मिलती हैं तो आप पेशेंट को सस्पेक्ट कर सकते हैं एज ए रिएक्टिव अर्थराइटिस। नेक्स्ट एक ये भी एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन है, एक टाइप का प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं HLA-B27। ठीक है, ये भी एक टेस्ट होता है, एक प्रोटीन होता है तरीके का। अगर मान लो इसकी सिग्निफिकेंसी अबव 60 आती है तो उसका मतलब भी होता है कि आप पेशेंट जो है वो रिएक्टिव अर्थराइटिस है। और जनरली ये जो है वो स्पोलिलाइटिस के जो पेशेंट होता है ठीक है, उसके अंदर ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है। इसके अलावा जैसे कुछ और भी टेस्ट हैं, मान लो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी किया जाता है, इम्यूनो से भी इनको टेस्ट किया जाता है। MRI भी की जा सकती है पेशेंट की। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं बॉडी के अंदर, तो ये सब हम करा सकते हैं। जनरली ऐसा बताया गया है कि ये जो डिजीज़ है ये HIV जो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होता है उसके अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था अबाउट इस डायग्नोसिस। नेक्स्ट अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो जितने भी अर्थराइटिस हैं, मान लो सोराइस्टिक अर्थराइटिस है, सेप्टिक अर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो इन सब से हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में इसमें जनरली जो है एंटीबायोटिक चलती हैं जनरली 3 to 6 मंथ। अगर आपका पेशेंट का जो सैंपल्स हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन करने के बाद से लग रहा है कि ये रिएक्टिव अर्थराइटिस का ही पेशेंट है, तो क्या होता है कि आपकी जो रिएक्शंस होती हैं, जो टेबलेट्स होती हैं लाइक डोक्साइक्लिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, रिंफेसिन हो गया, ये सब आपके 3 to 6 मंथ चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो नेसेट्स जो हैं वो आपके काम करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट एंटी अर्थराइटिक जो ड्रग्स हैं लाइक सल्फासेलेजाइंस वगैरह वो इसके अंदर रिकमेंड की जाती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, इसके अलावा डायग्नोसिस के अंदर एक स्टूल कल्चर भी किया जाता है। स्टूल कल्चर में पता चलता है कि आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक देते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिव अर्थराइटिस। थैंक यू सो मच।